मेरे प्रिय छात्रों, मैं दीपक सर आपके समक्ष कुछ आज संस्कृत के विषय में कक्षा 6 और 7 8 के बारे में हम लोग आज चल रहे थे चर्चा। और अब आज से हम लोग सिलेबस के हिसाब से कक्षा 6 7 और 8 सिलेबस के विषय पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग आज मुख्य रूप से जो है कि हिंदी का जो उद्गम हुआ है, कहाँ से हुआ, व्याकरण में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसमें व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार इसका महत्व है मैं बताऊंगा। और व्याकरण के जो अभिकर्ता माने जाते हैं उनका नाम क्या है, पाणिनि महोदय माने जाते हैं। वैसे त्रिपुरारी का पाणिनि महोदय का व्याकरण की संज्ञा दी जाती है, व्याकरण कर्ता ही नहीं माना जाता है। इन्हीं के अनुसार संस्कृत में जो पाणिनि थे, पाणिनि को व्याकरण कर्ता का अर्थ क्या है, अर्थ करना मतलब जो रचना किए हैं उन्हीं को व्याकरण कर्ता कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो हिंदी का ही नहीं, भारत की समस्त आर्य भाषाओं का मूल सूत्र क्या है, संस्कृत है। कौन सी विषय है, संस्कृत है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ आज की आज हम संस्कृत के मूलभूत उदाहरणों और इसके प्रस्तावनाओं से चर्चा करेंगे। इसमें हम जैसे इसमें माहेश्वर सूत्र बताया गया है। माहेश्वर सूत्र का अर्थ क्या है, माहेश्वर सूत्र ऐसी विषय वस्तु है, माहेश्वर सूत्र ऐसी विषय वस्तु है जिसमें 14 सूत्रों की बात की है। माहेश्वर सूत्र कहने का मतलब, माहेश्वर सूत्र अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक कहावत है जो आपको बताना मैं उचित समझता हूँ कि एक बार शिव भगवान अपने डमरू बजा रहे थे। ये डमरू है, ये डमरू को जब बजाना शुरू किए, अब मुझे बनाने नहीं आ रहा है, समझ जाइए कि डमरू है मान लीजिए। तो इन डमरू को जब बजाना शुरू किए तो उससे कुछ प्रत्याहार की तुलना हुई। तो उन प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई, 14, जिसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो पाणिनि महोदय ने बताया कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। इसमें प्रत्याहार होते हैं 14 प्रकार के, जिसमें इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। प्रत्याहार के बारे में जो भी मुख्य बिंदु है उसको बताते हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, हमारे जो वर्णमाला होते हैं उसमें जो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। देखिए हिंदी और संस्कृत में अंतर है, एक पे हिंदी में 11 मिलता है और संस्कृत में 9। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, 9। संस्कृत में कितने स्वर हैं, 9। ठीक है ना। इसके बाद अन्य विषय वस्तु के बारे में हमें जानना आवश्यक है। वहीं प्रथम 4 खंड जो है उसमें लिखा गया था अ ई उ ई ओ, कुल और व्यंजनों की संख्या कितना माना गया, जितना उसमें व्यंजन है। तो व्यंजन हमारे आपको पता है कितने हैं, व्यंजन हमारे 35 है। और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, अब आप इसको जोड़ेंगे तो 33 4 37 4 41, 41 9 कितना हो गया, 41 9 50। और एक चीज जान लीजिए, विसर्ग को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। जब विसर्ग जोड़ दिया जाता है तो अंग आह को विसर्ग मान लिया जाता है, वैसे इसको अनुस्वार भी कहते हैं। या तो जोड़कर क्या बन जाते हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है, 52 हो जाती है। तो इस प्रकार से 52 हो जाती है। यह मुख्य बिंदु ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसके बाद इनको किस प्रकार से ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व उसको कहते हैं जिसमें एक मात्रिक को क्या कहा जाता है, यह एक मात्रिक कहलाता है कि नहीं कहलाता है। जैसे यह एक मात्रिक है ना, फिर यह एक मात्रिक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व, जिसमें एक मात्रा, जिसमें अल्प समय लगे। जैसे आ नहीं होगा, और छोटी ई, बड़ी नहीं होगा, छोटा ऊ, री, ली,
ये सब क्या है? ये हस्व है, आपको दिखाई दे रहा ना? ये क्या है? सब एक मात्रिक है, इसे हस्व कहते हैं। और दीर्घ किसे कहते हैं? दीर्घ आ, बड़ी, री जो होता है इसका भी होता है री, ठीक है ना? फिर इसके बाद ली, ली कभी, ली जो है कभी, ये चीज यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए आप लोग, ली कभी दीर्घ नहीं हो सकता। लिंग, ली कभी, ली का कोई दीर्घ नहीं होता है, वो हमेशा अर्ध यानी अल्प स्वर यानी कम हस्व ही रहता है। ली कभी नहीं हो सकता। री का दीर्घ होता है, लेकिन इसका दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होना, दीर्घ माने बड़ा होना। ये आ हो गया, ये बड़ी हो गया, ये री बड़ी री। अब यहाँ पर ली नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जो भी रहेगा ये सब दीर्घ में आएगा। अब इसके बाद एक और आता है संस्कृत में, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत में भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ वही स्वर के बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे ओम है ना, इसमें ओ प्लुत है। जैसे मैं लिख दूं ओम, अब ओम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? खूब लंबी सांस खींच रहे हैं ना, ओम। अब ये क्या हो गया? या इसमें ओ क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया, ओम ऐसे करके बोलते हैं, तो यह क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है, ठीक है ना? अब आपको यह सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार समझना है। इसके बाद हम अगले दिन फिर पुनः आपके समक्ष लेके अगले सिलेबस में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अनुशासिक व्यंजन किसे कहते हैं, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। और इतनी साधारण तरीके से हम चर्चा करेंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे प्रिय छात्रों। इसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है? धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके समक्ष कुछ नई विषय वस्तु लेकर आने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।